Hello and welcome to प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट्स इंग्लिश क्लास। यह वीडियो रिमेडियल ग्रामर के लिए है और आज का टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं, एक तो प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स या उसी को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं और दूसरी होती हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। आज हम बात करते हैं सिर्फ प्राइमरी या प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स की। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी थ्री ग्रुप्स होते हैं, वन इज ऑक्सिलरी वर्ब बी एंड वन इज ऑक्सिलरी वर्ब हैव एंड वन इज ऑक्सिलरी वर्ब डू। इन तीन में से भी आज हम ऑक्सिलरी वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब बी की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑक्सिलरीज में नंबर वन इज बी। तो बी की बात करते हैं। बी या तो बी के रूप में लिखा जाता है, जैसे विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, या फिर यही परफेक्ट टेंसेस में हैज़ बीन, हैव बीन लिखा जाता है, हैड बीन लिखा जाता है, या फिर इसकी फॉर्म इज, एम, इज, आर, वॉज, वर, ये फॉर्म्स लिखी जाती हैं। आज हम इन्हीं के विषय में बात करेंगे। तो बी के दो तरह से यूज़ किए जाते हैं सेंटेंसेस में। एक तो बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ की जाती है। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में 1 to 7 यूजेस हैं, 1 to 7 यूजेस हैं ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। हियर तो पॉइंट 1 बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब एंड हियर पॉइंट 2 बी एज अ मेन वर्ब। इट मीन्स कि बी को हम ऑक्सिलरी वर्ब के भी रूप में यूज़ करते हैं और बी को हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं पहले बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हम कैसे यूज़ करते हैं। मैं यहाँ जो रूल्स लिखे हुए हैं इनको मैं पढ़ता जाऊँगा और मैं इनके एग्जाम्पल्स भी आपको बोलता जाऊँगा। आप जो एग्जाम्पल्स मैं बोल रहा हूँ वह आप अपने पास नोट डाउन करके, वीडियो बार बार प्ले करके नोट डाउन करके इन यूजेस को आप समझने की कोशिश करिए। एंड अगर आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी मीन्स इसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए और उसकी आप हार्ड कॉपी अपने यहाँ प्रिंटर से निकलवा सकते हैं, तो आप मुझे ईमेल प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट 2021@gmail.com पर अपना ईमेल भेज सकते हैं। अगर आपका कोई मैसेज मुझे मिलेगा तो मैं आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी ईमेल के ज़रिए मैं आपको भेज दूंगा इसके नोट्स की, और आप वह घर पर पढ़कर और अच्छे से समझ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में यहाँ पर पूरी इन रूल्स की मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब में सबसे पहले जो पॉइंट है बी का, बी मतलब एम, इज, आर, ये प्रेजेंट के लिए होता है एंड वॉज, वर, ये पास्ट के लिए होता है। ये वर्ब बी की फॉर्म्स होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर, वॉज, वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म मतलब ऑर्डिनरी वर्ब प्लस आईएनजी। अगर हम इस स्ट्रक्चर में बी को यूज़ करते हैं, मतलब एम, इज, आर के रूप में सब्जेक्ट के बाद या वॉज, वर के रूप में किसी के भी साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ आईएनजी के रूप में यूज़ करते हैं, तो फिर ये इज यूज्ड टू फॉर्म दी प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। तो ये इस यूज से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और अथवा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है, फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हमको समझने की आवश्यकता है कि बी जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस तो बनाता ही बनाता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी। यहाँ तो एम, इज, आर, वॉज, वर के रूप में यूज़ किया जा रहा है, फ्यूचर में सीधा सीधा बी के रूप में यूज़ किया जाता है। दूसरी बात यह है कि इसका बी फॉर्म, बी इज़ द वर्ब, बी एक ऐसी वर्ब है जिसके बिना कोई भी कंटिन्यूअस टेंस नहीं बन सकता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी
इसके बिना नहीं बन सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस भी इसके बिना नहीं बन सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी इसके बिना नहीं बन सकता है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस बिना बी के नहीं बन सकता है। तो सभी टेंसेस में बी की भूमिका होती है, यानी बी का पहला यूज क्या है? बी का पहला यूज है सभी कंटिन्यूअस टेंसेस में आना और सभी कंटिन्यूअस टेंसेस को बनाने में मदद करना। सभी कंटिन्यूअस टेंसेस क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू इज व्हाट? दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। And he is listening to me, he is listening to me is what? This is also present continuous tense. And you are watching my video, this is also a present continuous tense. He was waiting for me, he was waiting for me, this is also a past continuous tense. They were waiting for me, this is also a past continuous tense. तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए बी का यूज किया जाता है, एम इज आर का प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वॉज वर का पास्ट कंटिन्यूअस। और अगर हम सीधा सीधा बी का यूज करते हैं, जैसे विल बी, ही विल बी वेटिंग फॉर मी, शी विल बी ईटिंग फूड, शी विल बी कुकिंग फूड, शी विल बी राइटिंग एन एसे। तो इसमें भी ये सीधा बी फ्यूचर कंटिन्यूअस में को बनाने में मदद करता है। मीन्स बी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल फ्यूचर मीन्स कंटिन्यूअस टेंस को बनाने का है। तो व्हाट इज द फर्स्ट यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब बी? बी ऑक्सिलरी वर्ब बी का सबसे पहला यूज क्या है? बी ऑक्सिलरी वर्ब बी का सबसे पहला यूज है कि यह कंटिन्यूअस टेंस को बनाने में मदद करता है, और सिर्फ कोई एक प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं, बल्कि सारे कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, सभी में बी आता है। प्रेजेंट पास्ट में तो इज एम आर वॉज वर के रूप में आता है, एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी के रूप में आता है, एंड परफेक्ट में बी की थर्ड फॉर्म बीन के रूप में आता है, लेकिन होता वो बी की ही फॉर्म है। बीन मतलब बी की ही फॉर्म होती है। तो इसका मतलब है कि बिना बी के कोई भी कंटिन्यूअस टेंस नहीं बन सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन और फर्स्ट यूज ऑफ बी इन कंटिन्यूअस फॉर्म। सेकंड पॉइंट इज बी प्लस थर्ड फॉर्म इज यूज्ड टू फॉर्म अ पैसिव वर्ब। तो यहाँ पर देखिए किसी सेंटेंस को पैसिव बनाने में भी बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे एन ऐसे कैन बी रिटन, कैन बी रिटन में बी प्लस थर्ड फॉर्म आया, यानी थर्ड फॉर्म के साथ बी आया है। वीडियो हैज, वीडियो विल बी रिकॉर्डेड, वीडियो विल बी रिकॉर्डेड में विल और रिकॉर्डेड के साथ में बी आया है। इसी तरह से this report may be lodged at police station। तो lodged में और lodged के बीच में बी आया है, यानी कि बी प्लस थर्ड फॉर्म के बिना कोई पैसिव वॉइस बनाना भी पॉसिबल नहीं है। तो ये तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ में थे जो एग्जाम्पल्स मैंने अभी बोले। लेकिन अगर मैं कहता हूँ he reads a book is read, तो यहाँ बुक इज रेड, इज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, और ये इज क्या है? इज द फॉर्म ऑफ बी। एंड ही इज बीटिंग मी और ही इज टीचिंग मी, आई एम बीइंग टॉट बाई हिम। तो आई एम बीइंग टॉट, यहाँ बीइंग टॉट क्या है? बीइंग टॉट के साथ में क्या है? आई एम बीइंग टॉट, ये भी बी के साथ में ही है, यानी बी के बिना ये भी पैसिव पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से ही टीचेज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर टॉट बाई हिम। तो यहाँ भी जो आर है, आर के साथ टॉट थर्ड फॉर्म आई है, तो यह जो आर है यह भी बी की ही
एक फॉर्म है, इसलिए बी की ये फॉर्म है, तो इसलिए बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ पैसिव वॉइस को बनाने के लिए किया जाता है। वो पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये तो पैसिव वॉइस में ही जा कर के बेटर बताया जा सकता है, लेकिन बी का यूज़ पैसिव वॉइस के लिए किया जाता है, दिस इज श्योर। ठीक है, कोई भी पैसिव वॉइस, जिस तरह से कोई भी कंटिन्यूअस वॉइस, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस बिना बी के नहीं बन सकता है, उसी तरह से कोई भी पैसिव वॉइस बिना बी के नहीं बन सकता है। चाहे वह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहे वह पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे ही रोट अ लेटर, लेटर वॉज रिटन, तो वॉज क्या है, वॉज भी बी की ही फॉर्म है। इसलिए प्रेजेंट मतलब किसी भी टेंस का वॉइस हो वो बिना बी के नहीं बन सकता है। ही हैज़ ईटन फूड, फूड हैज़ बीन ईटन। यहाँ पर बीन क्या है, बीन बी, जिस तरह से वॉज पर बी की फॉर्म है उसी तरह से बीन भी बी की ही फॉर्म है। लेटर हैज़ बीन रिटन, तो इस तरह से बिना बी के कोई सेंटेंस, कोई पैसिव वॉइस में या वर्ब, कोई भी वर्ब पैसिव वॉइस में नहीं लिखी जा सकती है जब तक कि उसमें बी का यूज़ ना हो जाए या बी को उसमें इंक्लूड ना कर लिया जाए। इसलिए बी के साथ बी का यूज़ जो है पैसिव वॉइस बनाने में भी किया जाता है, या सेकंड यूज़ ऑफ बी इज़ इन पैसिव वॉइस। विदाउट बी कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में या कोई भी वर्ब पैसिव वॉइस में नहीं लिखी जा सकती है। एंड third point is am is r plus first form plus ing is used to express some plan program in near future। ये बेशक हम यहाँ नियर फ्यूचर के लिए हम ये बात कह रहे हैं, लेकिन ये भी एक तरह से क्या हो गया, है तो कंटिन्यूअस टेंस ही। कंटिन्यूअस टेंस के ही 4 यूजेस होते हैं, उन 4 यूजेस में से एक ये भी है कि इसमें हम इज यूज टू एक्सप्रेस सम प्लान और प्रोग्राम नियर। जैसे वी आर प्लेइंग अ मैच टुमारो, आई एम मीटिंग माई बॉस टुमारो, आई एम सीइंग माई बॉस दिस इवनिंग, and I am making this video and I am sending this video tomorrow. I am sending you this video after some time. After 15 minutes I am sending this video. In 15 minutes I am sending you this video. तो इस तरह से ये सब क्या है, ये सब फ्यूचर प्लान है। तो इस तरह से my brother is coming tomorrow, ये क्या है, ये भी फ्यूचर प्लान है, फ्यूचर के विषय में हम बता रहे हैं। तो जो सर्टन फ्यूचर होता है मीन्स जो सर्टन प्लान्स और प्रोग्राम्स होते हैं विच आर नॉट गोइंग टू फेल, जो अनसर्टन नहीं है और जो फेल होने वाले नहीं है, जो श्योर हैं वो नियर फ्यूचर में है। ऐसा नहीं कि 2 साल और 3 साल बाद आई एम डूइंग MA आफ्टर 2 years या इन 2025 आई एम डूइंग MA। तो इस तरह से तो ये सेंटेंसेस नहीं बनते हैं, लेकिन नियर फ्यूचर के लिए प्लान और प्रोग्राम्स के रूप में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर वही पॉइंट आपके साथ डिस्कशन के लिए है कि एम इज़ आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING को हम प्लान और प्रोग्राम जो है एक्सप्रेस करने के लिए, नियर फ्यूचर के प्लान और प्रोग्राम को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। नाउ आपको यहाँ पर स्पेशली ध्यान देने की ज़रूरत है, इन सेंटेंसेस को मैं बोलूँगा, इन पर ध्यान दीजिए। एम इज़ आर प्लस अबाउट प्लस इन्फिनेटिव। अबाउट प्लस इन्फिनेटिव का मतलब क्या है, अबाउट टू गो, अबाउट टू रीड। इन्फिनेटिव का मतलब है 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या हो गया, about to read, about to say, about to look, about to see, about to jump, about to think, about to sign। तो ये हो गया about प्लस इन्फिनेटिव, ये हो गया। तो अगर हम about to प्लस फर्स्ट फॉर्म इज एम आर या एम एज आर के साथ में अगर हम यूज़ करते हैं तो ये जो कंस्ट्रक्शन होता है दिस इंडिकेट्स इमीडिएट फ्यूचर। इमीडिएट फ्यूचर का मतलब है कि तुरंत जो कोई काम होने वाला है। इमीडिएट मतलब हम कहते हैं ना, डू द वर्क इमीडिएटली। इमीडिएटली मीन्स विदाउट लूजिंग एनी मोमेंट, विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, बिना कोई मोमेंट वेस्ट किए हुए हमको ये काम तुरंत जल्दी से करना चाहिए।
यानी कि जब हमने कह दिया है और हमारे कहने के बाद कोई भी अननेसेसरी कोई टाइम हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे अगर कोई काम ही करने में समय खर्च हो रहा है, दैट इज़ अनदर थिंग। तो इसलिए उसको हम इमीडिएट फ्यूचर कहते हैं। तो मैंने कहा जैसे द फिल्म इज़ अबाउट टू स्टार्ट, द ट्रेन इज़ अबाउट टू कम, द प्लेन इज़ अबाउट टू टेक ऑफ, द प्लेन इज़ अबाउट टू लैंड, ही इज़ अबाउट टू reach the stage, he is about to the leader is about to inaugurate the function। इस तरह से about to के साथ, और इनका हिंदी में अर्थ होता है होने वाला है, मतलब शुरू होने वाला है। जैसे नेताजी आने वाले हैं, गाड़ी आने वाली है, प्लेन उड़ने वाला है, प्लेन लैंड होने वाला है। इस तरह से इनके हिंदी में अर्थ होते हैं। तो एम इज़ आर का जो नेक्स्ट यूज़ है वो क्या है, मतलब ये जो फोर्थ यूज़ है वो क्या है, दैट इज़ अबाउट प्लस इन्फिनेटिव, यानी अबाउट के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा देने से तुरंत थोड़ी ही देर में, मतलब तुरंत कहने के तुरंत बाद जो टाइम शुरू होता है उसी टाइम में कोई प्लान या कोई इवेंट होने वाला है उसका संकेत हमको मिलता है, यही इंडिकेट करता है। और इसकी हिंदी होती है ये काम होने वाला है। तो होने वाला है, इस तरह के सेंटेंसेस मतलब इस तरह का इससे मैसेज या इससे संकेत मिलता है। इस तरह इस अर्थ को देने वाले सेंटेंसेस इससे हम बना सकते हैं। नोट यहाँ देखिए, बी प्लस बी के साथ ऑन द पॉइंट ऑफ, ये एक फ्रेज है। इस फ्रेज को लगा करके यहाँ जेरंड मतलब वर्ब प्लस आईएनजी को लगा दिया जाता है। तो अगर इस तरह का हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो इसका मतलब क्या, इंडिकेट्स एन इमिनेंट फ्यूचर। इमिनेंट फ्यूचर का मतलब क्या है, एक ऐसा तुरंत इमीडिएट फ्यूचर की तरह ही, जैसे इमीडिएट फ्यूचर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो इमीडिएट फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई भी घटना हो सकती है, लेकिन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस के लिए जो तुरंत कुछ अनप्लेजेंट होने वाला हो उसको हम कहते हैं इमिनेंट फ्यूचर। तुरंत कुछ अनप्लेजेंट होने वाला हो, अनप्लेजेंट मतलब दुख देने वाला, जिसको हम वेलकम ना करें, जो हमको अच्छा ना लगे और वो भी तुरंत घटित होने वाला हो, उसको हम इमिनेंट फ्यूचर हम कहते हैं। तो इमिनेंट फ्यूचर के लिए हम ऑन द पॉइंट ऑफ जीरंड लगा करके भी हम बात करते हैं। तो ये जो ऑन द पॉइंट और जो जीरंड है ये किसके साथ है, बी के साथ है। बी का मतलब क्या है, यहाँ पर बी का मतलब है प्रेजेंट, चूँकि फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम, इमिनेंट फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो इमिनेंट फ्यूचर का मतलब क्या है कि इसके साथ हम इज़ एम आर, क्योंकि हमने यहाँ भी अभी क्या कहा है, हमने कहा प्लान और प्रोग्राम के लिए हम इज़ एम आर यूज़ करते हैं। यहाँ भी हम प्लान प्रोग्राम के लिए इज़ एम आर यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी बी का मतलब क्या है, इज़ एम आर प्लस ऑन द पॉइंट ऑफ प्लस जेरंड इंडिकेट्स एन इमिनेंट फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ डाइंग। ही इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ डाइंग मीन्स वह मरने वाला है, यानी वह मरने जा रहा है, यानी कि उसकी श्वास चल रही है लेकिन इतनी वीक है कि बहुत जल्दी ही वो किसी भी समय डेथ को प्राप्त हो सकता है। तो इस संदेश को या मैसेज को देने के लिए हम कहते हैं ही इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ डाइंग। इसी तरह से अनप्लेजेंट सिर्फ यही नहीं है, और भी हो सकता है, ही इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ फॉल ऑन टू द ग्राउंड या ऑन द ग्राउंड। ही इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ लूजिंग द गेम। ही इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ ही इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ लूजिंग मनी। तो इस तरह से भी हम, क्योंकि लूजिंग मनी क्या है, वो भी एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस है। तो यहाँ हम ऐसे अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस के लिए बी का यूज़ ऑन द पॉइंट ऑफ प्लस जेरंड के साथ भी यूज़ होता है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज वॉज वर प्लस इन्फिनेटिव एक्सप्रेसेस अ पास्ट प्लान और प्रोग्राम but it doesn't indicate whether the action was performed or not। यानी कि was और were के साथ इन्फिनेटिव अगर हम लगा देते हैं तो इससे भी पास्ट का प्लान और प्रोग्राम पता चलता है। इससे पास्ट का प्रोग्राम कैसे पता चलता है, इससे पास्ट का प्रोग्राम पता चलता है, पास्ट का प्रोग्राम पता चलता है, ये मैं डिस्कस, शायद मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं ना यहाँ पर, ये नहीं छोड़ा है एंड ये भी नहीं छोड़ा है, ये भी नहीं छोड़ा है, ये भी नहीं छोड़ा है। चलिए, मैं अगर छोड़ा होगा तो मैं बाद में ले लूँगा।
तो छोड़ा कुछ नहीं है, वॉज वर प्लस इन्फिनेटिव हम ये बात कर रहे थे। तो पास्ट के प्लान और प्रोग्राम के बारे में हम वॉज वर प्लस इन्फिनेटिव से हम कहते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम हुआ कि नहीं हुआ ऐसा हमें पता नहीं चलता है। जैसे माई फादर वॉज अबाउट टू ज्वाइन हिज ड्यूटी टुडे, not sorry about my father was to join his duty today, my boss was to come to office today, you were to return my money today। इसी तरह से he was to go to market today, he was to attend his exam today, he was to buy a book today। तो he was या you were to buy a book today, you were to watch a movie today, you were to attend all periods today, you were to take admission in another school today। यानी कि आपको जहाँ भी सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, जहाँ भी वॉज वर्ब के साथ इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जहाँ भी आता है, वहाँ पर ये इनका हिंदी का जो अर्थ होता है ऐसे सेंटेंसेस का वो होता है ना था, नी थी, ने थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिर से एक बार मैं बता दूं, आई वॉज टू राइट एन ऐसे, आई वॉज टू राइट एन ऐसे मतलब मुझे एक निबंध लिखना था। यू वर टू लिसन टू मी मतलब तुम्हें मेरी बात या मुझे सुनना था। यू वर टू अंडरस्टैंड द यूसेज ऑफ ऑक्सिलरी, यानी कि तुमको ऑक्सिलरी का यूसेज समझना था। यू वर टू रिकॉर्ड अ वीडियो, तुम्हें एक वीडियो रिकॉर्ड करना था। तो लेकिन अब ये किया कि नहीं किया ऐसा नहीं पता चलता। ये प्लान तो था, आपको ऐसा करना था, ये आपका प्लान था, लेकिन आपने रिकॉर्ड किया कि नहीं किया, आपने मेरी बात सुनी कि नहीं सुनी, आपने मेरी बात समझी कि नहीं समझी, मेरी बात को महत्व दिया कि नहीं दिया, ये मुझे नहीं पता। करना था लेकिन ये मुझे नहीं पता। तो इस तरह का अर्थ होता है अगर हम वॉज वर्ब के साथ इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। तो इन्फिनेटिव मतलब वॉज वर्ब के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहाँ वॉज वर्ब से पहले क्या आता है, यहाँ मैंने एक सेंटेंस में लिखा है, उसके बाद फिर नहीं लिखा है सब्जेक्ट। तो यहाँ वॉज वर्ब से पहले यहाँ क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब प्लस इन्फिनेटिव आता है। इस तरह के सेंटेंसेस का अर्थ होता है हिंदी में। लास्ट में हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं जहाँ है, हैं, हूँ आता है, उसकी जगह है, हैं, हूँ की जगह पर ना था, नी थी, ने थे, इस तरह से वो सेंटेंसेस का एंड होता है। जैसे मुझे जाना था, तुमको बात करनी थी, तुमको वीडियो रिकॉर्ड करना था, तुमको पानी पीना था, तुमको सिग्नेचर करना था, तुमको रजिस्टर खोलना था, तुमको बच्चों से बात करनी थी, बच्चों को स्कूल जाना था, बच्चों को लाइन लगानी थी, बच्चों को लाइन में खड़े होना था, एक बच्चे को स्पीच देनी थी, टीचर को अटेंडेंस लेनी थी। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस होते हैं। ये सभी सेंटेंसेस वॉज वर्ब प्लस इन्फिनेटिव से बनाए जाते हैं। अब वो कहा जाता है कि ऐसा होना था, लेकिन हुआ कि नहीं हुआ ऐसा पता नहीं चलता है। ऐसे सेंटेंसेस में ऐसा अर्थ होता है। अब जैसे एक बच्चे को मेरा ये वीडियो सुनना था, अब वो सुनना था लेकिन अब सुना या नहीं सुना ये मैं नहीं जानता हूँ। एक व्यक्ति को सब्सक्राइब करना था मेरा चैनल, या एक बच्चे को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना था, अब उसने किया कि नहीं किया, करना था उसको, लेकिन उसने सब्सक्राइब किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता। तो इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस मतलब एक प्लान था पास्ट में, लेकिन वो हुआ कि नहीं हुआ नहीं हमें पता चलता। ये वॉज वर्ब प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से के कंस्ट्रक्शन से ऐसा होता है। सिक्स्थ पॉइंट इज वॉज वर्ब प्लस टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये इसी का ही, ये जो है ये एक कह सकते हैं कि एक प्रेजेंट फॉर्म इसको आप कह सकते हैं। हम प्रेजेंट पे कहते हैं पास्ट की बात, या इसको पास्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट फॉर्म होती है। ये जो होता है इसी की ये परफेक्ट फॉर्म होती है। यहाँ पर वॉज वर्ब भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर वैसे इज एम आर वॉज वर्ब में से कुछ भी लगाया जा सकता है। अगर इज एम आर लगा देते हैं तो इसका मीनिंग चुकना है हो जाता है, वॉज वर्ब लगा देते हैं तो इसका मीनिंग चुकना था हो जाता है। चूँकि हमें पास्ट की बात कर रहे हैं हम, तो इसलिए पास्ट का जो परफेक्ट फॉर्म होता है
वो ये होता है जैसे कि, तो इसका यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, यूज टू एक्सप्रेस अ प्लान दैट वाज नॉट फुलफिल्ड इन द पास्ट, इट मीन्स एन अनफुलफिल्ड प्लान। यानी कि वॉज वर से प्लस टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से हम कोई ऐसी बात कहते हैं, जो सेंटेंस हम कहते हैं उस सेंटेंस का अर्थ होता है कि यह काम अभी तक किया जा चुका था, ये कन्फर्म था कि यह होना ही होना था, लेकिन वह काम वास्तव में हुआ नहीं। यानी कि अनफुलफिल्ड प्लान वो रह जाता है जब हम बोलते हैं, तभी हमको पता होता है कि ये होना था लेकिन ये हुआ नहीं है। जैसे वीडियो अभी तक भेजा जा चुका था, इसका मतलब अभी तो मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, लेकिन प्लान में था कि ये वीडियो अभी तक भेजा जा चुका था, लेकिन अभी तक मैंने भेजा नहीं है। भेजना तो मुझे 12 बजे तक था, लेकिन 12 बज गए, अभी तक मैंने नहीं भेजा है। तो दिस वीडियो वॉज टू हैव बीन सेंट बाय नाउ। ये थोड़ा सा पैसिव में हो गया, है तो परफेक्ट ही लेकिन पैसिव में हो गया। ये एक्टिव में बोलूँगा तो हो जाएगा आई वॉज टू हैव सेंट दिस वीडियो बाय नाउ, यानी मुझे यह वीडियो अभी तक भेज चुकना था लेकिन मैंने अभी तक नहीं भेजा है। इसी तरह से आई वॉज टू हैव रिकॉर्डेड दिस वीडियो बाय नाउ, मुझे अभी तक यह वीडियो रिकॉर्ड कर चुकना था, इट मीन्स मैंने अभी तक यह रिकॉर्ड नहीं किया है। यू वर टू हैव लिसन्ड टू दिस वीडियो बाय नाउ, तुमको यह वीडियो अभी तक देख चुकना था। You were to have understood this video by now या listened to this video by now, तुमको यह वीडियो अभी तक सुन चुकना था या देख चुकना था या समझ चुकना था। इसका मतलब अभी तक आपने न देखा है, न समझा है, सुना है, क्योंकि मैंने अभी तक ये भेजा ही नहीं है आपके पास जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस समय। तो इसलिए ये जो सेंटेंस है ये क्या हुआ, अनफुलफिल्ड प्लान हुआ, यानी आपके लिए प्लान था कि कर चुकना था लेकिन यह अभी तक हुआ नहीं है। तो इस तरह से के भी सेंटेंसेस, वॉज वर का मतलब क्या है यहाँ, बी, वॉज वर का मतलब क्या है, बी प्लस टू हैव थर्ड फॉर्म, यानी कि वॉज वर प्लस टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म से इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। ही वॉज टू हैव रिटन एन एसे बाई नाउ, यानी उसको अभी तक निबंध लिख चुकना था, यानी उसने अभी तक निबंध लिखा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 8th पॉइंट है, एम इज आर प्लस इन्फिनेटिव इज यूज्ड टू कन्वे ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस। तो यही जैसे हमने यहाँ कहा कि ना था, नी थी, ने थे, अभी हमने कहा वॉज वर इन्फिनेटिव यानी ना था, नी थी, ने थे। जैसे तुमको जाना था, तुमको आना था, तुमको पढ़ना था, तुमको लिखना था, तुमको बोलना था, उसी का प्रेजेंट फॉर्म ये है एम इज आर प्लस इन्फिनेटिव, यानी कि इसको हम ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे तुमको खाना खाना है, यू आर टू ईट फूड, तुमको किताब लानी है कल स्कूल में, यू आर टू ब्रिंग ए बुक, तुमको कल 10 रुपये स्कूल में लाना है, यू आर टू ब्रिंग 10 रुपीज़ टुमारो टू स्कूल, तुमको कल यह चैप्टर ख़त्म करना है, यू आर टू फिनिश दिस चैप्टर टुमारो, उसको अपना लंच शेयर करना है बच्चों के साथ, तो ही इज़ टू शेयर हिज लंच विद चिल्ड्रन। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस है ये एक तरह से ऑर्डर देने वाले सेंटेंसेस ये होते हैं। इनसे हम यूजुअली किसी को ऑर्डर देते हैं, तुमको यह करना है, तुमको यह करना है, तुमको ऐसा करना है, कल रंगोली कंपटीशन है तो रंगोली कंपटीशन में आपको जो है अपने साथ ये कलर लाना है, रेड कलर लाना है, मुझको ब्लू कलर लाना है, मुझको राइस लाना है, या जो भी चीज़ें रंगोली में यूज़ होती हैं उन चीज़ों को लेकर के आना है। तो दीज आर काइंड ऑफ ऑर्डर्स, ये जो है एक तरह के ऑर्डर्स यानी कि आदेश होते हैं। तो आदेश हम इस तरह से देते हैं, तो इसलिए एम इज आर प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव मीन्स टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे फिर से एक बार देख लीजिए, यू आर टू लिसन टू दिस वीडियो, यानी कि तुमको यह वीडियो सुनना है। यू आर टू वॉच दिस वीडियो, तुमको यह वीडियो वॉच करना है यानी कि देखना है। यू आर टू पे योर अटेंशन टू दिस वीडियो, यानी कि आपको इस वीडियो पर ध्यान देना है। यू आर टू अंडरस्टैंड द यूसेज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, आपको ऑक्सिलरी वर्ब का यूज समझना है। तो इस तरह से ये क्या है, ये एक प्रकार का आदेश है, या इंग्लिश में कहेंगे ये एक प्रकार का ऑर्डर है। तो इस तरह से ऑर्डर देने के लिए इन सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है, जो एम इज आर प्लस इन्फिनेटिव की कंस्ट्रक्शन या के कॉम्बिनेशन से ये
सेंटेंस बनता है। इसको हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं। इसी तरह से बी, अब ये 7 तक, यहाँ तक ये हो गए, तो यहाँ से 1 से लेकर के 7 तक यहाँ तक थे ये 1 से लेकर के 7 तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर नहीं बात समझ में आती है तो भी कोई बात नहीं है, या इसको और डिटेल में या मेरे सेंटेंस लिखने के साथ ही अगर इसको समझना चाहें तो भी मैं दोबारा इसका वीडियो बना सकता हूं। एंड अगर आपको इस तरह से मेरी बात समझ में नहीं आती है तो, चूँकि वीडियो अगर मैं अगर हर एग्जाम्पल को लिख करके बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश की है, तो ये देखिए और समझने की कोशिश करिए। अगर नहीं भी समझ में आते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन राइट इट टू मी थ्रू ईमेल और यू कैन राइट इट इन योर कमेंट बॉक्स। अपने कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको दोबारा से दूसरी तरह से समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि बी एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, तो यहाँ पर ये जो जितने भी यूजेस हैं वो सभी क्या है, वो सभी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेकंड पॉइंट, ये क्या था फर्स्ट पॉइंट और ये क्या है यहाँ सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है, बी एज अ मेन वर्ब, यानी कि बी को हम मेन वर्ब की तरह, जैसे गो, ही गोज में गोज क्या है, मेन वर्ब है। ही रीड्स अ बुक में रीड क्या है, मेन वर्ब है। यू लिसन टू मी में लिसन क्या है, मेन वर्ब है। इसी तरह से मेन वर्ब की तरह भी बी काम करता है। जब मेन वर्ब की तरह काम करता है तब ये इज एम आर या वॉज वर होता है, और वॉज इज एम आर वॉज वर होता है, और इसके साथ में क्या आता है, नाउन या एडजेक्टिव आता है। और नाउन और एडजेक्टिव जब किसी इज एम आर वॉज वर के बाद जब कोई नाउन और एडजेक्टिव आता है तब हम इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं इसको, हम इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे मैंने कहा दिस रूम इज बिग, दिस बोर्ड इज बिग, दिस इंक इज ब्लैक, तो ब्लैक क्या है, ब्लैक एडजेक्टिव है एंड इसको हम कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। इसी तरह से यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई स्टूडेंट, यू आर माई वेल विशर, तो वेल विशर क्या है, वेल विशर एक नाउन है, इसमें वेल तो एडवर्ब होता है और लेकिन यहाँ विशर के साथ आकर के एडजेक्टिव बन जाता है, तो वेल विशर, लेकिन ये एक तरह से इज एम आर वॉज वर के बाद आकर के कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इसलिए जब ये मेन वर्ब की तरह काम करता है तो इज एम आर वॉज वर में। लेकिन अब हम यहाँ टेंसेस में हमने बात की थी, तो यहाँ बच्चों को यह नहीं समझना चाहिए कि यह इज एम आर वॉज वर है तो अब ये कोई टेंस नहीं रहा। सीधी सी बात है, ये इज एम आर जो है ये बी का प्रेजेंट फॉर्म है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और वॉज वर जो है वो बी का पास्ट टेंस, यानी कि इसको हम बी की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, इसको बी की सेकंड फॉर्म कहते हैं। क्योंकि ये बी की फर्स्ट फॉर्म है, इज एम आर जो है ये बी की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई के साथ हम एम लगा करके सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल को हम यहाँ फुलफिल करते हैं। इसलिए ये कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। और यहाँ पर वॉज वर ये क्या है, ये बी की सेकंड फॉर्म होती है, तो इसलिए अब ये क्या हो गया, ये पास्ट टेंस हो गया। क्योंकि पास्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ की जाती है, पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है, इसलिए ये कौन सा टेंस माना जाएगा, ये पास्ट टेंस माना जाएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।